नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी की क्लास 6 के साइंस के बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 तक आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कशन रखने वाले हैं, जिसमें हम जल की जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, जो कि हमें मुख्यतः 3 रूप में देखने को मिलता है: ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं की क्या क्या विशेषता होती है, ये सीखेंगे। हम जल चक्र के बारे में सीखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि आखिरकार जो बारिश होती है, उस बारिश होने की प्रक्रिया का किस तरीके से हमारे वायुमंडल में ये प्रक्रिया चलती है। और इसके अलावा भी कई सारे जो छोटे मोटे टर्म्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे वाष्पीकरण क्या होता है, फिर आप देखेंगे संघनन के बारे में हम सीखेंगे। तो आज के सेशन में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, उनमें आपको मुख्यतः 3 अवस्था देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले आपको ठोस चीजें देखने को अपने आसपास मिलेंगी, फिर द्रव वाली चीजें देखने को मिलेंगी और गैस वाली चीजें देखने को मिलेंगी। पदार्थ की इन 3 अवस्थाओं के अलावा भी 2 और अवस्था होती है, जिसमें चौथी अवस्था तो प्लाज्मा अवस्था है और पांचवी अवस्था जो है, हम उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम इन्हीं ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, और ये अवस्थाएं जो होंगी ये हमारे जल की होंगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे आसपास के मोस्टली पदार्थ आपको 3 अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से जल भी आपको 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है: ठोस, द्रव और गैस में। और ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। ठोस के रूप में आप जल जो है वो बर्फ के तौर पे देखते हैं, द्रव के रूप में जो पानी है उसको तो आप देखते ही हैं, और गैस के रूप में जो जल है वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और ये तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित भी होता रहता है। ये बर्फ से पानी बनता है, पानी से जल वाष्प बनता है। यानी ठोस जो है वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जल जब ठोस अवस्था में रहता है, तो अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, और फिर जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो ये गैस अवस्था में पहुंच जाता है। अब इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, तो गैस को ठंडा करने पे वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को ठंडा करने पे वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को गर्म हम करेंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे ठोस को गर्म करने पे वो द्रव में परिवर्तित होता है, और द्रव को गर्म करने पे वो गैस में परिवर्तित होता है। और इसके विपरीत गैस को ठंडा करने पे वो द्रव में परिवर्तित होता है, और द्रव को ठंडा करने पे वो ठोस में परिवर्तित होता है। अब ये जो अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसके अलग अलग विशेष नाम हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, ठोस से द्रव में जब परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पिघलना। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, चलिए। अब जल के अलावा भी आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को दर्शाते हैं। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती नहीं, दरअसल मोम। मोम भी आपको ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों रूप में देखने को मिलता है। उसी तरीके से आपको जो घी है वो भी आपको तीनों रूप में देखने को मिलेगा, तेल भी आपको तीनों रूप में देखने को मिलेगा। तो जल के अलावा भी कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो तीनों पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जल से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है आर्द्रता। आखिरकार आर्द्रता क्या होती है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि जल जो है वो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, और ये जलवाष्प की अवस्था है, इसको हम जल की गैसीय अवस्था से जोड़ते हैं। तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है, इसको हम आर्द्रता कहते हैं। इसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी के भी कई सारे टाइप होते हैं। जैसे आप देखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता होती है, आप देखेंगे कि विशिष्ट आर्द्रता होती है, फिर आप देखेंगे कि एक निरपेक्ष आर्द्रता भी होती है। तो अलग अलग प्रकार की आर्द्रता के बारे में हम आगे के ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ आर्द्रता को समझना है। और आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठोस, द्रव और गैस के रूप में जो जल है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब जल ठोस रूप में होता है तो उसके गुण अलग होते हैं, जब वो द्रव रूप में होता है तो उसके गुण अलग होते हैं, और जब वो गैस रूप में होता है तो उसके गुण अलग होते हैं। जल जब ठोस रूप में रहता है तो उसका एक निश्चित आकार होता है, और जल ठोस रूप में बहता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जल जब द्रव रूप में रहता है तो इसका एक निश्चित आकार नहीं होता। अगर आप उसको इस तरीके के बर्तन में रखेंगे तो इसी का आकार ले लेगा, अगर आप उसको इस तरीके के बर्तन में रखेंगे तो इसी का आकार ले लेगा। तो बर्तन के अनुरूप जल जो है वो आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव के रूप में जल का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है,
लेकिन द्रव के रूप में आप जल का एक गुण ये देखेंगे कि जल जो है वो जब द्रव रूप में रहता है तो वो बहता है, और लेकिन जो उसका आयतन रहता है वो स्थिर रहता है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी बर्तन में जो है निश्चित आकार जो है उसका द्रव का नहीं होता, बर्तन के आकार के अनुरूप जल उसका आकार ग्रहण कर लेता है। जल बहता जरूर है लेकिन उसका आयतन जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आयतन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन कहते हैं। जितना स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो ठीक है, जल एक द्रव है और मैंने आपको बताया था कि ठोस की तरह द्रव और गैस के भी अपने निश्चित आयतन होते हैं। जल जब गैस अवस्था में होती है तो इसका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इसमें फैलने का गुण होता है। अगर आप देखेंगे कि आपके किचन में जब भी मम्मी जो है वो घी वाले पराठे बनाती है, तो घी वाले पराठे की खुशबू आप तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि घी जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किस तरीके से? सबसे पहले तो घी अगर द्रव अवस्था में है तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने से वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब गैस में चूंकि फैलने का गुण होता है, इसलिए जो घी की खुशबू है वो फैलने के गुण के कारण एक रूम से दूसरे रूम में चली जाती है, किचन से बाकी के घर में फैल जाती है, और हमें ये पता चल जाता है कि मम्मी घी का पराठा बना रही। ठीक है, तो द्रव के ये तीनों अवस्थाओं में कुछ अलग अलग गुण होते हैं, और इन गुणों में क्या क्या अंतर पाया जाता है यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जल की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, इन सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखना है। ठोस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो हम इस प्रोसेस को पिघलना कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेल्टिंग कहते हैं। ठीक, द्रव जब गैस में परिवर्तित होता है तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाष्पीकरण क्या है, तो किसी भी द्रव का गैस के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस में जो परिवर्तन है इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि गैस को द्रव में भी परिवर्तित किया जा सकता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है उस प्रोसेस को हम संघनन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्डेंसेशन कहते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे द्रव को भी ठंडा करके ठोस के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग यानी कि हिमीकरण कहते हैं। तो द्रव जो है वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जल की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की प्रक्रिया के कुछ विशेष नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो चार नाम है, पिघलना यानी मेल्टिंग, फिर वाष्पीकरण, संघनन और हिमीकरण, ये चार नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब जरा हम वाष्पीकरण के बारे में बात करें तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी सतह पे मान लीजिए कि अगर पानी गिरा हुआ है, तो ये जो सतह के पे पानी गिरा हुआ है ये धीरे धीरे करके वाष्पित हो जाता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो अब इस वाष्पन की दर क्या होगी, ये कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। इसमें मेनली आपको चार कारक देखने को मिलेंगे, और इन चार कारकों का वाष्पीकरण की दर के साथ क्या संबंध है वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जैसे सतही क्षेत्रफल पहला कारक है जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। और किस तरीके से प्रभावित करता है, तो सतही क्षेत्रफल जो होता है वो वाष्पीकरण की दर के समानुपाती होता है। आप यहाँ पे समानुपाती का साइन देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा, वाष्पीकरण उतना तेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। दूसरा कारक जो वाष्पीकरण की तीव्रता को निर्धारित करता है वो है हवा की गति। जैसे हवा की गति जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि हवा की गति और वाष्पीकरण की दर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अब देखते हैं कि जब भी तेज हवा चलती है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि हवा की गति तेज होने की वजह से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दरअसल होता यह है, मान लीजिए ये कोई कपड़ा जो है वो आपने रस्सी से टांग दिया। अब इसके आसपास की जो हवा है धीरे धीरे इस कपड़े से वाष्पन होके इसके आसपास की हवा में जो जलवाष्प है वो अच्छी तरह से इकट्ठा हो गई। कपड़े से जलवाष्प निकल के इसके आसपास की हवा में फैल गई है। अब जब तेज हवा चलेगी तो यह इसके पास जो आर्द्रता युक्त हवा है वो तेज हवा से विस्थापित होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और फिर इस कपड़े के पास की जो हवा है फिर दूसरी हवा यहाँ पे आ जाएगी जिसमें कि आर्द्रता पहले से कम होगा। तो जाहिर सी बात है जब भी आर्द्रता इसके आसपास की हवा में कम होगा तो कपड़े से बहुत ही जल्दी आर्द्रता निकल के इसके आसपास की हवा में समा जाएगी, और इस वजह से हम देखते हैं कि जब हवा की गति बहुत तेज होती है तो वाष्पीकरण की दर भी तेज होती है। ठीक बात है। अगला जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता है जो कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। जैसे वायुमंडलीय आर्द्रता और वाष्पीकरण की दर के बीच का अगर हम संबंध देखें तो इनके बीच का संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है
कि वायु में जितनी आर्द्रता ज्यादा होगी वाष्पीकरण की दर उतनी कम होगी। आर्द्रता ज्यादा तो आपकी वाष्पीकरण की जो दर है वो कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। क्योंकि आप देखिए, वाष्पीकरण होने के बाद लास्ट में हम देखते हैं कि जो जलवाष्प है, जो आर्द्रता है, वो आपको वायुमंडल में ही जाती हुई दिखेगी। अब चूंकि वायुमंडल में पहले से आर्द्रता मौजूद है, तो ऐसे में जो वाष्पीकरण के बाद वाष्पीकरण का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण के बाद जो जलवाष्प है, अब उसको धारण करने की क्षमता हमारे वायुमंडल में नहीं रहती, क्योंकि पहले से उसमें आर्द्रता जो है वो काफी हद तक मौजूद रहती है। इसी वजह से जब वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो धीमी हो जाती है, और कपड़े आपको देखने को मिलेंगे ठंडी के दिनों में जल्दी नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि उसमें वायुमंडल में आर्द्रता जो है वो बहुत ज्यादा पहले से होती है, इसलिए हमारे कपड़े के अंदर जो पानी है उसका वाष्पीकरण उस तेजी से नहीं हो पाता जिस तेजी से हमें गर्मी में देखने को मिलता है। ठीक है। अगला जो कारक है जो कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है वो है तापमान। तापमान और वाष्पीकरण के बीच में समानुपाती संबंध आपको देखने को मिलता है, यानी कि तापमान जितना ज्यादा वाष्पीकरण की दर उतना ज्यादा। ठीक है। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा होता है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े के सूखने में वाष्पीकरण की प्रक्रिया काम करती है, और चूंकि तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा तेज हो जाती है, इसलिए गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये चार ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है, और इन चारों कारकों का वाष्पीकरण की दर के साथ क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। सतही क्षेत्रफल का समानुपाती संबंध। समानुपाती संबंध का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। ठीक है। हवा की गति का भी समानुपाती संबंध। हवा की गति ज्यादा तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा। वायुमंडलीय आर्द्रता का वाष्पीकरण की दर के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध होने का मतलब ये है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज में आपको कमी आती हुई देखने को मिलेगी। जैसे वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाएगी, और फिर तापमान और वाष्पीकरण के दर के बीच में भी समानुपाती संबंध आपको देखने को मिलता है। तो ये जो तीन चार चीजें थी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, शीतलन प्रभाव। इसको हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये शीतलन प्रभाव क्या है, हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से शीतलन प्रभाव काम करता है? देखिए, किसी भी सतह से जल का वाष्पित होकर ठंडक प्रदान करना, यही शीतलन प्रभाव है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब गर्मी के दिनों में आपके शरीर से पसीना आता है, आप जब पंखे में बैठते हैं तो पंखे के नीचे जब आप बैठते हैं तो पंखे से चूंकि हवा आती है, तो वहां पे हवा की जो गति है वो क्या हो गई? तेज हो गई। और अभी मैंने आपको बताया कि हवा की गति वाष्पीकरण की दर के समानुपाती होती है। तो हवा की गति तेज होने की वजह से वाष्पीकरण जो है वो काफी ज्यादा तेज हो जाता है, और वाष्पीकरण जब तेज होता है तो हमारे शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के ऊपर जो पसीना होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब चूंकि हमारे शरीर की त्वचा से पसीने ने गर्मी का इस्तेमाल किया, और उस गर्मी का इस्तेमाल करके वो वाष्पीकृत हो गई, तो जाहिर सी बात है हमारे जो स्किन का वो भाग है वो बिल्कुल ठंडक महसूस करता है। तो हमारे गर्मी के दिनों में पसीने के बाद जो हमें ठंडक महसूस होती है वो और कुछ नहीं है, वो शीतलन प्रभाव है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में आपको और भी कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे मटके के पानी का ठंडा होना, ये भी शीतलन प्रभाव दर्शाता है। गर्मी के दिनों में जब हम पानी छिड़कते हैं अपने छत पर तो छत ठंडा हो जाता है, ये भी शीतलन प्रभाव दिखाता है। मैंने आपको बताया कैसे होता है। जिस भी सतह पर जल को छिड़का जाता है या जिस भी सतह पर जल फैला होता है, उस सतह की गर्मी का इस्तेमाल करके जो जल है वो वाष्पित हो जाता है। और चूंकि सतह की गर्मी जो है वो जल ने खींच ली है, और इसमें आपको एक गुप्त ऊष्मा का भी कॉन्सेप्ट है जो कि अब मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप समझिए कि जो सतह की गर्मी है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में जलवाष्प में छिप जाती है, और ये जलवाष्प इस ऊष्मा को धारण किए हुए रहता है। तो ये जो गुप्त ऊष्मा उस सतह से निकली है जिस सतह पे जल फैला हुआ था और उस जिस सतह से जल वाष्पीकृत हुआ था, तो वो उस गुप्त ऊष्मा के निकलने के कारण जो सतह है वो ठंडी हो जाती है। तो यही शीतलन प्रभाव है। उम्मीद करता हूँ आपको ठंडक नहीं, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है बादलों से वर्षा कैसे होती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो जो भी जल है वो वाष्पीकृत होता है। क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश आता है। मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। सूरज का प्रकाश, मान लीजिए ये हमारी सतह है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सूरज का प्रकाश आया, सूरज के प्रकाश की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से ये जो जल है ये धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है।
और आपको पता होना चाहिए कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। इसका कारण ये है, तापमान में कमी आती है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा वायुमंडल जो है वो डायरेक्ट सौर विकिरण से गर्म नहीं होता। इसका मतलब क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। सौर विकिरण से गर्म नहीं होता, बल्कि पार्थिव विकिरण से हमारा वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। सौर विकिरण कहने का क्या मतलब है? सूरज से जो किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आती हैं, इससे हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन किरणों की जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है, और इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कम होता है। तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कम होता है। फिर जब ये किरणें आके पृथ्वी से टकराती है, पृथ्वी से टकराने के बाद ये दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीर्घ तरंगे कहने का मतलब इनकी जो आवृत्ति है वो आवृत्ति अब कम हो जाती है। तो आवृत्ति कम होने की वजह से हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, जो जलवाष्प हैं, उनके द्वारा इन दीर्घ तरंगों का अवशोषण होता है। फिर उसके अलावा जो हमारे वायुमंडल में धूल कण पाए जाते हैं, बाकी जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये पार्टिकल्स भी इन दीर्घ तरंगों का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन यानी कि टिंडल प्रभाव, आपको मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो प्रकीर्णन करने के कारण ये जो तरंगे हैं वो हमारे वायुमंडल में ऐसे ही फैल जाती हैं, और फिर ये जो गर्मी है वो हमारे वायुमंडल में ही रुक जाती है। तो मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की कि हमारे वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाने पे तापमान में कमी आती है। तो जब पृथ्वी के सतह की जल का वाष्पन होता है, तो ये जलवाष्प हल्का होता है, तो हल्का होके वो ऊपर उठता है। ठीक है। अब ये जल ऊपर उठता है तो ऊपर जाने पे तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आने की वजह से ये जो जलवाष्प है उसका संघनन शुरू हो जाता है। और ये संघनन आप देखेंगे धूल कण की बूंदों के ऊपर होता है। इन धूल कण की बूंद जो धूल कण होते हैं, धूल कण की बूंदों नहीं, धूल कण होते हैं। इस धूल कण को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही नाभिक। ये आपको टर्म ध्यान में रखना है। तो ये जो जल धूल कण होते हैं वो इन्हीं जलवाष्प के संघनन के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं। ठीक बात है। और फिर जलवाष्प का संघनन होकर जल बूंदे बनती है, और फिर ये जल बूंदे जब देखेंगे आपकी बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो उससे बादल का निर्माण होता है। अब ये जब बादल में जो जलवाष्प इकट्ठा है, धीरे धीरे ये जलवाष्प आपस में मिलके जल की बड़ी बड़ी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। और जब जल की बड़ी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है तो फिर ये भारी हो जाती है, और फिर भारी होकर गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये नीचे गिरने लगती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह के जल का वाष्पीकरण होना, ऊपर जाकर तापमान में कमी की वजह से हम देखते हैं क्या होना? संघनन होना। और संघनन होने की वजह से जलवाष्प का जल बूंदों के रूप में परिवर्तन होना, और फिर इन्हीं जल बूंदों का गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे गिरना क्या कहलाता है? वर्षण या वर्षा, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने समझा कि बादलों से वर्षा कैसे होती है। जो सतह का जल है वही वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, फिर जलवाष्प के रूप में तब्दील होता है और बादल का निर्माण करता है। और यही जलवाष्प जब ठंडे हो जाते हैं तो जलबूंद में परिवर्तित हो जाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के अधीन भारी होकर नीचे गिरने लगते हैं, जिसको हम वर्षा कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है जल चक्र का। जल चक्र क्या होता है? तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारे पृथ्वी पे कई सारे मंडल आपको देखने को मिलेंगे। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये 3 मंडल हैं। इसके अलावा आपको जैव मंडल भी आपको देखने को मिलेगा। ये कई सारे मंडल आपको देखने को मिलेंगे। तो जल चक्र क्या है? बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जल है, स्थल मंडल के ऊपर जो जल है, और जो हमारे पृथ्वी के ऊपर महासागर है, उनमें जो जल है, वहां से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचती है, और फिर वायुमंडल में जाकर उस जल का संघनन होता है, और बारिश के माध्यम से वो जल दोबारा से स्थल मंडल पर आती है और जलमंडल में चली जाती है सरफेस वाटर के थ्रू। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। जैसे अब इस तस्वीर से समझिएगा, ये तस्वीर जो है, यहाँ पे जो क्या है? सरफेस पे वाटर है। जो पेड़ है, पेड़ भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो जल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, वायुमंडल में जाता है। ठीक है। अब चूंकि ऊपर जाने पे तापमान में कमी आती है, तो तापमान में कमी होने के कारण संघनन शुरू हो जाता है, जिसको हम कॉन्डेंसेशन कहते हैं।
और जब संघनन होता है तो जल वाष्प किसके रूप में परिवर्तित होता है? जल बूंद के रूप में। फिर ये जल बूंद भारी होकर नीचे बारिश करते हैं और फिर ये जो बारिश के कारण जो जल है जो कि नीचे से ऊपर गया था, फिर ये बारिश के रूप में जल वापस हमारे सरफेस पे आ जाता है। फिर नदियों के माध्यम से हमारे जलमंडल में भी पहुंच जाता है और बारिश के माध्यम से हमारे स्थल मंडल में भी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, स्थल मंडल और जलमंडल से जो जल है वो वाष्पीकरण होकर ऊपर गया वायुमंडल में। वायुमंडल में उस जल वाष्प का संघनन होता है और संघनन के बाद जलवाष्प जल बूंद के रूप में परिवर्तित होकर हमारे वर्षा के रूप में दोबारा से स्थल मंडल और जलमंडल में आती है। और इस तरीके से एक चक्र चलता है जिसमें स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के बीच में जल का आदान प्रदान चलता रहता है। अब चूंकि ये एक साइकिल है, इसलिए इस प्रोसेस को हम जल चक्र कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जल संरक्षण। देखिए, जल संरक्षण सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्यों जरूरी है। दरअसल हमारे पृथ्वी के ऊपर आपको जो उपयोग योग्य जल है वो बहुत ज़्यादा कम है और जो भी जल है वो आपको महासागरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल है उसका बहुत छोटा हिस्सा हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस समस्या के कारण जल संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जल की कमी की वजह से हमें मानव का विनाश तक संभव दिखता है। तो जल संरक्षण के जो भी उपाय हैं उसमें आपको दो तरीके के उपाय दिख सकते हैं। सबसे पहले आपको व्यक्तिगत स्तर के कुछ उपाय दिखेंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पे कर सकता है, और दूसरे उपाय हैं सामुदायिक उपाय, जिसमें पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, जो पूरा समुदाय है, वो आपस में आके कुछ उपाय अपना सकता है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले अगर हम व्यक्तिगत उपाय की बात करें दोस्तों, तो व्यक्तिगत उपाय में हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत ना हो तो हम नल को बंद कर सकते हैं। अगर कहीं किसी नल से बेवजह पानी गिर रहा है तो हम उस नल को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा लीकेज ठीक कर सकते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा जब हम शावर लेंगे तो हम लो फ्लो शावर हेड ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम नहा रहे हैं तो हो सकता है कि हम बहुत तेज करके ना नहाएं। बहुत तेज करके ना नहाएंगे, हम थोड़ा सा पानी का फ्लो कम कर देंगे तो इससे भी जल संरक्षण हो सकता है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये व्यक्तिगत लेवल के उपाय हैं, तो व्यक्तिगत लेवल पे हम व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्यक्तिगत स्तर पे जल का पुनर्उपयोग भी कर सकते हैं जिससे जल को बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम व्यक्तिगत स्तर पे जो हमसे छोटे बच्चे हैं उनको भी जल संरक्षण के बारे में जागरूकता जो है उनके अंदर बढ़ा सकते हैं कि जल क्यों उपयोगी है, जल किस तरीके से एक बहुत ही दुर्लभ संसाधन है, जल का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो जल संरक्षण के बारे में जागरूकता भी हम अपने व्यक्तिगत स्तर से अपने से छोटे बच्चों में या फिर अपने से बड़े बच्चों में भी जो है वो फैला सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर जल संरक्षण के ये सारे उपाय संभव है। अगर हम सामुदायिक स्तर पे बात करें दोस्तों, तो सामुदायिक स्तर पे आप देखेंगे हम सबसे पहले तो वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। तमिलनाडु में आपको घर घर में टांका देखने को मिलता है। ये टांका क्या होता है? ये अंडरग्राउंड एक टैंक होता है जिस जो कि छत के एक पाइप, ये छत है, छत के एक पाइप से ये कनेक्टेड होता है। तो छत पे जितनी भी बारिश होती है, बारिश का पानी इस पाइप के माध्यम से इस अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है जिसको टांका कहते हैं। तो वर्षा जल का संचयन करके भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जल का जब हम सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं तो वो भी जल संरक्षण की श्रेणी में आता है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की आगे की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि संसाधनों की बचत ही संसाधनों का संरक्षण है। जल को हम बहुत ज्यादा अमाउंट में बचा नहीं सकते, लेकिन जब भी उसका उपयोग करते हैं तो हम उसका उपयोग इस तरीके से करें कि उसकी बर्बादी कम से कम हो। तो इस तरीके से हम जल को बचा सकते हैं। तो संसाधनों की बचत ही संसाधनों का संरक्षण है, आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए जब भी आप जल का इस्तेमाल करें तो सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम रीयूज कर करके भी बार बार जल का जब हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कपड़ा धोया, तो कपड़े धोने के बाद जो जल है उसका इस्तेमाल हम दूसरी चीजों को धोने में भी कर सकते हैं। अब एक बार कपड़े धो के अगर हम उस जल को फेंक दें तो ये हमारे जल की बर्बादी होगी। तो अगर हम उस जल का रीयूज करें तो फिर रीयूज करके भी हम जल को बचा सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो उपयोग योग्य जल है वो उसका अंश बहुत छोटा है। इस वजह से जो प्रदूषण हो रहा है जल का वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और जल प्रदूषण को अगर हम रोक दें तो इस छोटे से अंश को हम अपने उपयोग के लिए बचा सकते हैं। ठीक बात है। इसलिए जल प्रदूषण रोक के भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, इस अंडरग्राउंड वाटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम सिंचाई में यूज करते हैं।
तो हम सिंचाई की दक्ष तकनीकें अपना के भी जल को बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे किसान जब सिंचाई करते हैं अपने खेत में, तो वो जो पंप होता है उसको चला के छोड़ देते हैं। ऐसे में पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। तो हम सिंचाई की कुछ दक्ष तकनीकें अपना के, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने जल का संरक्षण कर सकते हैं, अपने जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो ये जो जल का संरक्षण का टॉपिक है, ये आपके इस चैप्टर में नहीं था, ये मैंने ऊपर से ऐड करके दिया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जितनी बातें इस चैप्टर में थी, मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फायदा भी होगा, और बहुत सारी नई बातें भी मैंने आपको बताई जो कि इस चैप्टर में मेंशन नहीं थे। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।